नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। इंडिया गठबंधन बन रहा है पिछले कई महीनों से, लेकिन इसका क्या स्वरूप होगा ये अभी तक नहीं तय हो पाया है। आखिरी बैठक दिल्ली में हुई, खबर आई कि 31 दिसंबर 2023 तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। सीटें दूर की बात है, यही नहीं तय हुआ है कि कौन से दल मिलकर लड़ेंगे। ये भी नहीं तय हुआ है कि संयोजक कौन होगा। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। बट in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa. तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। महाराष्ट्र में सीट बंटवारा हुआ नहीं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में बयानबाजी शुरू हो गई है। जो कह रहे हैं कि मुंबई में हम सबसे मजबूत पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र मध्ये सर्वात मोठा पक्ष, सबसे बड़ी पार्टी मैं हूं, उनको चुनौती है मेरी। एक बार फिर से दे रहा हूं कि एक भी लोकसभा की सीट मुंबई या मुंबई से बाहर अकेले दम पे नहीं चुन के आ सकते। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की पहचान कर ली है और अब वो सहयोगी दलों से बातचीत शुरू करने वाले हैं। वहीं ईडी की रडार पर झारखंड और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी भी हैं। ऐसे में मुकाबला में आज का सवाल है, क्या ईडी को लेकर एकजुट होंगे विपक्षी दल? इंडिया गठबंधन बनेगा, बचेगा या आपस में लड़ेगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दीक्षित, नेता हैं कांग्रेस के, राकेश सिन्हा सांसद हैं भाजपा के, सुमित्रा गोयनका पॉलिटिकल एनालिस्ट, नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के हैं, एपी सिंह पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, डॉक्टर महुआ माझी सांसद हैं जेएमएम की, पवन वर्मा पूर्व सांसद राज्यसभा के, राजीव रंजन हैं जेडीयू के और रीना गुप्ता हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। संदीप दीक्षित जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्या ईडी का समन या ईडी को लेकर ऑपोजिशन जो चल रहा है वो इंडिया ब्लॉक को जोड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल ने समन को कहा इल्लीगल, उसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा और जो बिहार के डेप्यूटी सीएम है तेजस्वी यादव ने भी उसको गलत ठहराया है। देखिए, मेरा ये पर्सनल कहना है कि ईडी क्या करती है, किस तरीके से काम कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबके स्वायत्त रूप से काम करने पर हम लोगों को संदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि तीनों संस्थाएं शायद कानून से कम और राजनीति से ज्यादा प्रेरित है। पर वो कहने के बावजूद ये बात है कि कुछ भी हो, हमें कानून का तो पालन करना पड़ता है और ये कानूनी संगठन है। अगर इन्होंने बुलाया है बातचीत करने के लिए, तो मेरा ये इसमें कम से कम मेरा जो भी एडवाइस हो सकती है वो ये है कि उसको हमें पूरा करना चाहिए और उसको हमको जाकर इन लोगों से मिलना चाहिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले खड़गे जी को बुलाया था, वो गए थे, सोनिया जी गई थी, राहुल जी गए थे। अब संस्था उसके बाद क्या करती है, क्या उस बातचीत से वो न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती है, वो एक अलग चर्चा है और उस पर अलग हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है, भाई ईडी जब बुलाता है, जो जहां तक मुझे पता है कि उसके समन पर ये हम लोगों को जाना और अपनी बात रखना ये एक आवश्यक बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई और हो, अगर ईडी हमें बुलाती है, हाँ आपको कोई समय की दिक्कत है, आप वहां नहीं जाना चाहते, कहीं और आना चाहते हैं, जो भी है उस तरीके की आप बातचीत करके कुछ एक म्यूचुअली एग्रीड जगह या समय तय कर ले, वो अलग बात है। लेकिन जाना जरूर चाहिए और अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि पंजाब का जो बैकग्राउंड को रखते हुए क्या आम आदमी पार्टी का और
कांग्रेस का अलायंस हो सकता है? देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, एमएलए को और तमाम लीडरों के खिलाफ एक तरीके से, जिसको मैं कहूंगा साफ तौर पर विछन चालू किया है, उससे तो ये दिखता है कि अलायंस की जो एक मूल भावना होती है उसके वो विपरीत जा रहे हैं। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी। इंडिया अलायंस के साथ ही अगर ईडी या सीबीआई समन को जिस तरह से इलीगल कह रहे हैं, तो क्या वो यूनिफिकेशन का आइडिया हो सकता है, एक ग्लू जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कोई भी विपक्षीय गठबंधन सिर्फ इस बात से नहीं जुड़ सकता कि वो सब एक तरह से ईडी या आईटी या सीबीआई के से टारगेट हो रहे हैं। मेरा अपना मानना है, विपक्ष के लिए जरूरी है कि वो एक अपनी नैरेटिव बनाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे और साथ साथ एक चेहरा भी ऐसा दे जो कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसका सामना कर सके। अब इन सब चीजों के न होने से मैं समझता हूं ईडी के नोटिसों का जवाब न देना या इस सोचना कि सब ईडी ही हमें जोड़ सकता है, ये गलत फहमी है। ये इसमें दो राय नहीं है। मुझे जैसा लगता है कि विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है, विपक्षीय पार्टियां हैं, उन पर ईडी की और एजेंसियों की खास नजर बनी हुई है। क्योंकि आपने नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों के साथ काम किया है और ये भी साफ तौर पर हो गया है कि नीतीश कन्वीनर नहीं अनाउंस होने की वजह से अभी तक नाराज चल रहे हैं। तो टीएमसी का क्या बंगाल में इक्वेशन बन सकता है कांग्रेस के साथ, इस तरह की खींचातानी जो चल रही है हर जगह? देखिए, इसका मूल कारण ये है कि विपक्षीय एकता की जो कोशिशें थी वो पहले तो बहुत देर से शुरू हुई। 2023 में आप जून में मिले पटना में, 2019 से आप क्या कर रहे थे? और पटना में मुलाकात के बाद अगर आप संजीदा होते इस एकता को कारगर बनाने के लिए और वो भी चुनावी स्तर पर, तो एक हफ्ते के अंदर आपका एक सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए था, आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकलना चाहिए था और आपका एक वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए था जो सीट शेयरिंग पर शुरुआती बातें करना शुरू करे। इनमें से कोई भी बात नहीं हुई। आलोक शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा, 6 महीने में 4 बैठकें हो चुकी हैं। क्या जो एक ग्लू की बात की जा रही है कि कौन सा इश्यू होगा जो आप लोग सबको जोड़ेगा, क्या वो ईडी का मुद्दा होगा, ईडी के समन्स का इश्यू होगा? देखिए, ईडी, सीबीआई, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग केवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक बात ग्लू की है कि कौन किस मुद्दे पर जुड़ेगा, मुझे लगता है कि आज चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की, उसके खिलाफ सब लोग हैं। और ये तो दूसरा है, रिवर्स है कि अपने कुछ तमाम मतभेद भी अगर कहीं पर रीजनल पार्टीज के साथ, रीजनल लोकल बॉडीज के साथ रहे हैं, उसके बावजूद और आम आदमी पार्टी में तो मनभेद भी दिख रहा है। पंजाब में लगभग खुल करके लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आपके नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। तो क्या, कैसे जुड़ेंगे, कैसे अलायंस होगा पंजाब में? देखिए, एक्शन लेना अगर कोई तथ्य हैं, कोई साक्ष्य हैं, तो सभी स्वतंत्र हैं अगर आम आदमी पार्टी को लगता है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी को नैतिक अधिकार ये भी नहीं है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है फिर वो बदले की भावना है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि आप। चलिए, रीना गुप्ता जी, क्या विचार होगा? देखिए, हम लोगों की जो अलायंस है वो अलायंस है क्योंकि भारत के बारे में एक हम लोगों का विजन है
कि जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पूरे देश की तरक्की होनी चाहिए, सबको कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, इस संविधान को लेके हम सब इकट्ठे हुए हैं। छोटे छोटे मनभेद हो सकते हैं, वो आपसी बातचीत करके और डिस्कशन के द्वारा सुलझाए जाएंगे, लेकिन इस समय जो देश के सामने सबसे बड़ा इशू ये है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो नौकरी का वादा हो, चाहे वो रोजगार का वादा हो, चाहे सबको घर देने का वादा हो, उनमें से कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। रीना जी, अगर जिस तरह का माहौल पंजाब में दिख रहा है, आप तो ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं कांग्रेस के कंपैरिजन में, तो वहां पर क्या आप अभी भी होपफुल हैं कि अलायंस होगा? हम बिल्कुल होपफुल अलायंस होगा। हमारी सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमें देश को आगे लेके जाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। राकेश जी, मुकाबला में आपका स्वागत है। पहले सवाल आपसे ये पूछेंगे, आप तो चाहते थे कि विपक्षी दल बटे रहे, लेकिन ईडी के मामले पर तो वो एकजुट दिख रहे हैं। देखिए, विपक्षी दलों के उस मूल चरित्र को दिखाता है। आज वे किसी मूल्य के ऊपर नहीं, आज किसी सिद्धांत के ऊपर नहीं, सिर्फ इस बात के लिए एक है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। आज देखिए कितना बड़ा जुल्म इन्होंने इस देश के साथ किया, देश को लूटा, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात आ रही है तो ये कहते हैं इन पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए एकजुट हो रहे हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, यूपीए की जब सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक तो लगभग 9 वर्षों में 112 सर्चे हुए ईडी के द्वारा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उस सर्च में सिर्फ 5,346 करोड़ 5,346 करोड़ रुपए उनको अटैच किया गया। और कितना बड़ा रकम भ्रष्टाचार में लिप्त था, कितने लोग उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसका उदाहरण देखिए। 2009 से लेकर 2014 से लेकर 2022 तक, यानी 9 वर्षों में लगभग 3,010 सर्चेज हुए। उसमें 99,356 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। अब 99,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मिशन नहीं होता देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का, तो ये सारे भ्रष्टाचारी आनंद से घूमते रहते। दिल्ली की आम आदमी की पार्टी की सरकार ने शराब नीति के तहत लिकर पॉलिसी जो 2021 में लाई थी, उस पॉलिसी के तहत दिल्ली को 2,800 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाया है। 2,800 करोड़ में अगर 50,000 रुपए का एक कंप्यूटर होता तो 1 लाख में 2 कंप्यूटर, 2,800 करोड़ में कितने कंप्यूटर होते हैं अनुमान लगा लीजिए। जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एक एक कंप्यूटर मिल जाता है। लेकिन राकेश जी, जो ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है वो भी गलत नहीं है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बस ऑपोजिशन पार्टीज में हैं। जो भी आपके पास जाता है वो मैं कहता हूं क्लीन चिट उनको क्यों मिल जाता है बिना सीबीआई और ईडी के क्लीन चिट दिए हुए? नहीं, तो मैं कह रहा हूं कर्नाटक में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में उनके अलायंस की सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार हुआ करती थी, कुछ समय तक मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी। यदि हमारे पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। झारखंड की सरकार बताए कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता 1,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहा है, 100 करोड़ का स्कैम कर रहा है, कौन सा नेता इलीगल माइनिंग कर रहा है। कोई रोका है क्या? भ्रष्टाचार से लड़ने में जो कोई भी सामने आएगा, भारत का समाज उसके साथ खड़ा होगा। विपक्ष के पास नैतिकता नहीं है। राकेश सिन्हा जी तो सांसद हैं। 2014 के बाद एक एफआईआर बता दीजिए, और उस एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो। पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, 1,76,000 करोड़ घोटाले के भी आप लोगों ने आरोप लगाए थे, एक आदमी को जेल में नहीं भेजा, सबको क्लीन चिट मोदी सरकार ने दी। क्या ये सच नहीं है कि 96% रेड जो हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं पर या उनसे जुड़े हुए लोगों पर नहीं पड़ी? आप लोगों को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती, जिनको 2 दिन पहले कहते हैं 71,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और उसके बाद मोदी जी उसको महाराष्ट्र की कुंजी पकड़ा देते हैं। छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी भ्रष्टाचार पे बात करे। चलिए रीना गुप्ता। देखिए, राकेश सिन्हा जी जवाब दें
कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई विपक्ष में होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, और भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करता है तो मोदी डिटर्जेंट पाउडर से धुल के वो सारे के सारे सबको राजा हरिश्चंद्र का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सबसे लेटेस्ट जो मामला है जिसपे हंसी आती है, देश का बच्चा बच्चा हंस रहा है, छगन भुजबल के केस में ये कह रहे हैं कि ईडी कह रही है कि फाइल्स खो गई क्योंकि छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ली। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, जी भर के भ्रष्टाचार करो, लेकिन भाजपा के अंदर आके आपका जवाब और उसके बाद मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। देखिए आप ईडी पे आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब तो ईडी देगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ईडी ने सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, वो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, और सर्वोच्च न्यायालय में बार बार दस्तक देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला लिया है? क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दृष्टि से काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है? सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर क्या टिप्पणी की है? जब न्यायाधीश कोई ऐसी टिप्पणी करें जो राज्य से मतांतर रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए ताली बजाया जाता है। जब न्यायालय जनता के पक्ष में फैसला करती है, भ्रष्टाचार से मुक्त होने की फैसला करती है, तो आपको आपत्ति होने लगती है। देखिए, इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। अब हम लाएंगे राजीव रंजन जी को, जो जदयू के सचिव हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार ने क्यों अनाउंस कर दिया अपना कैंडिडेट अरुणाचल से? उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया कि बाकी सब जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो वर्कआउट हो जाए? इतनी जल्दी क्यों थी? अब देखिए, नीतीश कुमार जी ने, आप देखेंगे, इंडिया गठबंधन की बुनियाद डालने के साथ ही 450 सीटों पर सीधी लड़ाई की बात कही थी, और उन्होंने ये लक्ष्य इसीलिए रखा कि देश के अनेक राज्यों में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने हिसाब से चुनाव लड़ते आए हैं, और वहाँ हर सीट पर एक उम्मीदवार दे पाने का फैसला बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। नहीं तो अरुणाचल में उम्मीदवार लड़ाने का फैसला इसी हो गया वजह कि से आपने कांग्रेस के अनाउंसमेंट का भी इंतजार नहीं किया। नहीं, देखिए, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। अरुणाचल की इकाई के नेता उस समय मिले थे। अरुणाचल में जिस तरह से दल बदल कराया गया, मणिपुर में दल बदल कराया गया, उससे वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी थी, और वो चाहते थे कि अरुणाचल में एक संसदीय सीट पर हम चुनाव लड़े। और मैंने जैसा कहा कि 450 सीटें, देश की 543 सीटों में नीतीश कुमार जी का शुरू से ही ये मानना रहा है कि ये लगभग 80-83 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर सीधी सहमति बन पाना बहुत आसान नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने 450 का लक्ष्य रखा। शुरुआत कर दी अरुणाचल से। बताइए। नहीं, देखिए, बहुत ही साफ है कि इंडिया गठबंधन का जब से बनावट शुरू हुआ अगस्त 2022 से, जब नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की, तो वो संयोजक हैं। नहीं, अनाउंसमेंट होना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। संयोजक है या नहीं है ये तो तय करेगा, पूरे सर्वसम्मति से तय होगा। लेकिन ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार जी ने 2022 में इस प्रयास को शुरू किया विभिन्न नेताओं से मिलकर, और यह सफल जो बैठक पहली हुई वो पटना में हुई। ये तो सही बात है। नीतीश कुमार जी का अनुभव बहुत ज़्यादा रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 85 में MLA बने, 89 में MP और मंत्री बने, उसके बाद लगातार MP रहे 2004 तक। नहीं, बनाने की बात तो तय हो। कांग्रेस क्यों नहीं अभी तक डिसाइड कर पा रही है? और जो TMC है उन्होंने तो अनाउंस कुछ और ही कर दिया। देखिए, मुझे लगता है खड़गे का नाम अनाउंस किया था ममता बनर्जी। देखिए, उनका अपना विचार था, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह का संदेश आया। लेकिन एक कांग्रेस अकेला दल नहीं है जो डिसाइड कर सकता है। पूरे जितने भी हमारे 28 पार्टियां हैं, सब मिलकर, इंडिया अलायंस के लोग मिलकर ही उसको तय करेंगे, लेकिन आपने और सर्वसम्मति से तय होगा। एक अलग हर राज्य में अपनी सीटें आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद फिर बात करना शुरू करेंगे। देखिए, हर दल, हर पार्टी, वहाँ की स्टेट यूनिट अपनी कहाँ कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सा हमारा कैंडिडेट होगा, स्वाभाविक है कि जब नेगोशिएशन टेबल पर जाएंगे तो ये चीज़ें बेसिक हैं। और कल खड़गे साहब के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें पूरी तरह से तय हुआ कि हम भी अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स डिफरेंट स्टेट्स में हैं उनसे फिर हम अक्रॉस द टेबल बात करेंगे, भाई आपका कौन सा। तो झारखंड में क्या होगा महुआ मांझी जी, क्या आप लोग तैयार हैं कांग्रेस से गठबंधन के लिए? अगर कांग्रेस बोलती है कि नहीं, अगर कांग्रेस ये बोलती है, क्योंकि कांग्रेस में ये भी एक व्यू है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब भी उनको समन मिला वो अपीयर हो सकते हैं कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने, तो झारखंड के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे?
देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ऑलरेडी गठबंधन है कांग्रेस और राजद के साथ, और बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। और समन की बात जहां तक है, ऐसे मामले में उन्हें समन किया गया जिसके वो उस तरह से दोषी थे ही नहीं, सारी चीजें क्लियर थी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो उन्होंने कल 2 दिन पहले जो सभी माननीय विधायकों की और मंत्रियों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये 7वां और अंतिम समन था, और मैंने जो लिख कर दे दिया है, समझ लीजिए कि वो केस वही दफन हो गया। अब उस केस को लेकर ईडी कोई दोबारा समन नहीं कर सकती है, इसलिए उसको आप लोग भूल ही जाइए, और ना ही सरकार को कोई खतरा है, ऐसा माननीय तो मुख्यमंत्री चलिए जी हम की तरफ से एक्सपर्ट कहा से गया। पूछते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं एपी सिंह जी, कि अगर कोई समन आता है तो क्या इस तरह से इग्नोर किया जा सकता है? इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चनिंग करना चाह रही है एजेंसी। हो सकता है एजेंसी आपसे सिर्फ कोई सवालें करे, जैसे अभी लिकर स्कैम के बारे में जो चल रही बात, तो नेचुरली एजेंसी वुड लाइक टू नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ डन व्हाट। तो एंड सीएम इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट, तो ही कैन बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, देयर इज़ नो नीड फॉर हिम टू नॉट अपेयर। बट यदि वो नहीं जाना चाहते तो उनको कोर्ट से एक ऑर्डर ले लेना चाहिए, जाके कोर्ट से लेकिन जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उनकी बात तो सही है ना, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता वो विटनेस की तौर पर उनको बुलाया जा रहा है या सस्पेक्ट की तौर वो पर। जरूरी नहीं है। आपको समन जब दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है दैट यू आर बीइंग कॉल्ड इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर केस। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारी डिटेल दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए कॉल किए जा रहे हैं। सुमित्रा गोयनका, इंडिया अलायंस क्या बनेगा या फिर आपस में ये लड़ेंगे? देखिए, अभी किसी ने कहा कि अगस्त 2022 से ये लोग सिर्फ मीटिंग्स ही किए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी सहमत नहीं बन पा रहा है वेदर वो सीट शेयरिंग पे है। आपने देखा है कि किस तरह से भगवंत मान जी ने कहा एक थी कांग्रेस, फिर ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि मैं तो एक भी सीट नहीं दूंगी कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी का क्या व्यू है? फिर जवाब भी आया, एक था जोकर। हाँ, इस तरह तो की इस जो तरह की का जो बातचीत चल रही है, बहुत कोई फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक मिनट पहले मैं इनका पूरा बात सुन लूं। तो मुझे लगता है कि ये लोग इतने बार मिल रहे हैं, लेकिन इनका कोई गठबंधन बनते नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये हाल ही में सारे इलेक्शंस हार गए हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, इससे इनकी और परिस्थिति खराब ही हुई है, इससे अच्छी तो नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी इनका विषय लोगों के सामने नहीं आ रहा है। अभी अडानी करके ये चिल्ला रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि कल जो जजमेंट या जो भी व्यू सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वो बता चुके हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपके पास भी एक टूटा हुआ एनसीपी है, उसी तरह से आपके पास एक टूटा हुआ शिवसेना भी है, और लेकिन बयानबाजी चल रही है। उसी तरह से जो बंगाल की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी में चल रही है, फिर ये एक थी कांग्रेस और एक था जोकर चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक महोदया ने काफ़ी कुछ एनडीए के इंडिया गठबंधन के बारे में बताया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एनडीए का कन्वीनर कौन है, बता सकते हैं आप? इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, अच्छा, लोग वहाँ किसको जरूरत नहीं वोट है। दे रहे हैं, लोग किसको वोट दे रहे हैं, कन्वेनर को नहीं दे रहे। अरे भाई, तो मोदी साहब को बना दो मोदी कन्वेनर, जी है हम कब मना और कर एक रहे हैं? कैबिनेट है जो अच्छा काम कर रही है, जिसका गठबंधन अच्छी तरह से चल रहा है, लोग अच्छी तरह से उनको वोट कर रहे हैं, काम दिख रहा है। अभी पांच में से 2 राज्यों में हारे। क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो बड़े नेता है वो तो मिल रहे हैं, लेकिन आपकी कैडर बिल्कुल मैडम आपके बीच में नहीं बोला ना मैं आपके। चलिए आलोक जी, पिछले साल 6 चुनाव हुए 6 राज्यों में, 6 में से 3 बीजेपी हारी है, 3 बीजेपी जीती है, लेकिन विश्व गुरु बना के रख रखा है, क्योंकि ईडी सीबीआई सब इनके पास हैं। सीबीआई के डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं पूर्व। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर को, आलोक वर्मा जी को पेंशन मिलनी शुरू हो गई कि नहीं? अभी ये मोदी युग है, सब कठपुतलियां बना के छोड़ दी गई हैं। जितनी ढील, एक मिनट, गठबंधन की जहां तक बात है, स्वाभाविक है कि जब तमाम बड़े बड़े दल उसके अंदर होंगे तो इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात आप ले लें, वहाँ पर ममता जी काफ़ी स्ट्रांग हैं,
तो स्वाभाविक है उनको कुछ छोड़ने में, उनको कुछ लेने में हमारे आपस के पूरी तरह से डिस्कशंस होंगे। लेकिन फिर बाहर में तो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए ना। मैं फिर आपकी बात से सहमत हूँ मारिया, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी की तरफ से कोई चीज़ है वो भी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी और की तरफ से आती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। तो एक थी कांग्रेस बोलना भी गलत है रीना, मुख्यमंत्री है पंजाब की, और एक जो सबसे बड़ा गुट है, जो सबसे बड़ा दल है, आप उसको आउटराइटली डिसमिस कर रहे हैं। देखिए मारिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। वो उस समय क्या वहाँ चर्चा चल रही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है, ये उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो एनडीए वाले बार बार बोलते रहते हैं कि आपकी मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग हो रही है बार बार, एनडीए की कोई एक भी मीटिंग हुई है? इनकी अलायंस के पास क्या है, ये देश के सामने क्या रख रहे हैं, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि इनकी 40 पार्टियों के नाम क्या है। मैडम को नाम भी नहीं पता होंगे कौन सी 40 पार्टियां इस गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, इंडिया अलायंस पूरा स्ट्रांग है, मजबूत है, हमारी सीनियर लीडरशिप इकट्ठे है। और जो पूर्व डायरेक्टर जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि जो लिकर स्कैम है ये कोई स्कैम ही नहीं है, कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। कम से कम 1000 लोगों को क्वेश्चनिंग कर चुके हैं, 1000 जगह रेड पड़ चुकी है, कुछ 500,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्कैम प्रूव ही नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों है कि 1.5 साल से इनकी छानबीन चल रही है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, उनको ये तक नहीं बताया जा रहा है कि उनको एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है या एज ए नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी बुलाया जा रहा है। क्यों नहीं एक क्वेश्चनर उनको भेजा जाता, वो हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। नवल किशोर, देखिए गठबंधन पे मैम बोल रही थी, मैं दो ही चीज़ बोलना चाहता हूँ उसमें। पहली बात तो ये कि गठबंधन अगर एनडीए है पिछले 25 साल में अगर देखा जाए तो उसके जितने भी मजबूत घटक दल थे, जिनके कंधों पे सवार होकर उनकी आकार बनी, वो चाहे जदयू बिहार में हो या शिवसेना हो या अकाली दल हो या टीडीपी हो, जो भी मजबूत उनके दल थे वो तो उनके साथ रहे नहीं, बाहर आ गए। और जो लोग भी बाहर आए उनको तोड़कर भी उन्होंने दिखाया। इसलिए ये बात तो सही है जो नीतीश कुमार जी ने बोला 2022 में कि जो भी इनके साथ रहेगा वो टूटेगा या समाप्त हो जाएगा। लोजपा टूटने के बावजूद भी उसके अंतर्गत है, तो ये तो सही बात है एनडीए गठबंधन की। जहां तक आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, देखिए इंडिया गठबंधन चुनाव में वक्त नहीं है। नहीं चुनाव, और ये दिख रहा है कि आप आपस में लड़ रहे हैं। नहीं पीएम कौन होगा उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लड़ना कहते हैं तब तो एक अलग बात है। संवाद कैसे रहा? संवाद, अगर ये संवाद हो रहा है जो हम आपस में बात करें, ये संवाद है। नहीं, संवाद में कड़े शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। भाजपा में तो उनके दल के अंतर्गत इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। नंबर 1, उनके जो गठबंधन दल के सदस्य हैं उनको भी हिम्मत नहीं है। उनको मालूम है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कभी भी आ सकती है अगर हम बात बोलेंगे तो। और ये बात कहने के लिए नहीं है। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी बात कहने की कोशिश की है, उसको जो 2 लोग हैं, जो कहा भी जाता है कि ये दल नहीं है, 2 लोगों की वहां पर चलती है। ये अतिवाद, अधिनायकवाद, तानाशाह के जो प्रतिरूप है भाजपा के नेतृत्व, उसके विषय में तो ये सार्वजनिक तथ्य है। क्या नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि उनको पीएम फेस अनाउंस किया जाएगा? राजीव रंजन जी, मैं पूछ लेती हूं उनसे। अब देखिए मारिया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर ये कहा है कि वो न प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उम्मीदवार हैं और न कन्वीनरशिप को लेकर के उनकी कोई इच्छा है। लेकिन इंडिया अलायंस का क्या फैसला होगा ये इंडिया अलायंस को करना है, तो वो इंतजार करेंगे। हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी जिस क्षमता में भी हों, वो निसंदेह सीट शेयरिंग को लेकर, साझा रैलियों को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर इंडिया अलायंस की ओर से जब भी उनके अनुभव का इस्तेमाल करने की बात होगी, वो खुद को बराबर इन चीज़ों के लिए उपलब्ध कराते रहे हैं, आगे भी उपलब्ध रहेंगे। चलिए, मेरे पास बिल्कुल बस इतना समय बचा है कि जो मैं ट्रेडिशन मेरा शो पे रहा है कि जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको फाइनल वर्ड मिले। तो मैं शुरू करूंगी आपसे महुआ मांझी जी। सवाल ये है कि जो गठबंधन है जो बन रहा है वो आपस में लड़ेगा या बनेगा, और कैसे बनेगा? देखिए, हमारी झारखंड में तो गठबंधन की सरकार चल रही है, बहुत मजे से झारखंड में चल रही है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, ओवरऑल में भी बनेगा, क्योंकि उस गठबंधन की मीटिंग में मैं भी शामिल थी, मैंने देखा सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिव बोला। यहाँ तक कि ममता दीदी ने भी यही बोला कि जहाँ जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है उनको महत्व दिया जाए, बाकी लोग उनका सहयोग करें। और सबका मकसद है ज्यादा से ज्यादा सीट लाना, चुनाव जीतना। इसमें आपसी मतभेद तो होते ही रहेंगे कि अभी जो भाजपा का चुनाव हुआ, क्या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उनमें आपस के लोग नहीं लड़े? कई विधायकों को, सिटिंग एमएलए को बैठा दिया गया,
सांसदों को लड़ाया गया, उसमें आपस में वैमनस्य रहा, लड़ाई झगड़े भी रहे, लेकिन आखिरकार चुनाव लड़ा गया। अगर एक पार्टी के अंदर इस तरह से हो सकता है, तो इतनी सारी पार्टियां एक साथ बैठकर जब बात करेगी तो इस तरह के मतभेद आएंगे, लेकिन चुनाव आते आते क्योंकि बहुत ही डाइवर्स है सुमित्रा गोयनका, ये भी अग्री करना चाहिए हमें, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सब अपने अपने स्पेस में स्ट्रांग हैं, तो इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है ही, होगा ही अगर कोई भी अलायंस बनेगा तो। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो टॉप लीडरशिप इनकी है और जो स्टेट लीडरशिप है वो सिंक में नहीं है। जैसे कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो शायद गठबंधन चाहती है, लेकिन स्टेट लीडरशिप नहीं चाहती है, और ना ही जो उनके सपोर्टर्स है वो चाहते हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। दूसरी बात ये कि रीना जी ने अभी एक कहा था कि केजरीवाल जी को किस तरीके से बुलाया है सीएम करके, ये तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो हम आम आदमी पार्टी जो पैसा खर्च करती है ऑन लॉयर्स ये केस में, वो किस हिसाब से करती है? वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से कर रही है, केजरीवाल खुद के जेब से दे रहे, या फिर वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के हिसाब से दे रहे? ये भी तो सवाल फिर उसी को पूछा जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से केजरीवाल को बुला रहे हैं। उसके बाद फाइनल वर्ड्स टू रीना। देखिए, विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फीस कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री हैं वो आधिकारिक तौर पर। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ा, आपका दल सबसे बड़ा दल है, तो आप ही को जोड़ने का रोल अदा करना पड़ेगा, तो क्या वो बिग ब्रदर की तरह होगा या बिग ब्रदर जो एडजस्ट कर सकता है? देखिए, बिग ब्रदर जो एडजस्ट कर सकता है उसके रोल में रहेंगे। जहां पर जिन राज्यों में जहां पर जो भी रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उनको स्पेस भी दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने सरकार हम बनाएंगे, पीएम हमारा होगा, इस तमाम सवालों के ऊपर हमने विराम पहले मीटिंग में पटना में ही लगा दिया था। आज का मुख्य विषय ये है कि किस तरह से एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक भ्रष्टाचारी नेतृत्व इस देश के ऊपर काबिज है, जो केवल झूठ बोलता है, 80-20 पर वोट मांगने का काम करता है, उसको किस तरह से उखाड़कर फेंका जाए। जहां पे इन्होंने रेपिस्ट को 2 महीने तक बचा के रखा, जो प्रधानमंत्री जी की खुद की विधानसभा, खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वही प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे बहुत हुआ नारी पर वार, इस बार मोदी सरकार, सारी देश की महिलाएं वेट कर रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी को कैसे निकाल के बाहर फेंका जाए। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। संदीप दीक्षित जी, राकेश सिन्हा, सुमित्रा गोयनका यहाँ पर, नवल किशोर, आलोक शर्मा, एपी सिंह, पूर्व डायरेक्टर सीबीआई के, डॉक्टर महुआ माझी, पवन वर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बस यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। विपक्षी दलों के उस मूल चरित्र को दिखाता है। आज वे किसी मूल्य के ऊपर नहीं, आज किसी सिद्धांत के ऊपर नहीं, सिर्फ इस बात के लिए एक है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। आज देखिए कितना बड़ा जुल्म इन्होंने इस देश के साथ किया, देश को लूटा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात आ रही है तो ये कहते हैं इन पर अत्याचार हो रहा है, और इसलिए एकजुट हो रहे हैं। आम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग केवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहां तक बात ग्लू की है कि कौन किस मुद्दे पर जुड़ेगा, मुझे लगता है कि आज चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की, उसके खिलाफ सब लोग हैं।